मालदीव और लक्षद्वीप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि यहाँ से अगर जो ये आगे वाला पार्ट है ये पहले एक ही था, ठीक है, जुड़ा हुआ था। उत्तराखंड के है अंदर है MTNL करके पढ़ते हैं इसको, MTNL हिमालय से पूर्व में निर्मित वाला पार्ट उसे कहते हैं आपका। तो कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसलिए भाबर में पानी की कमी होती है। क्यों? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम अपने 7 डे 7 टॉपिक सीरीज के अंदर ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। पिछली वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कैसे वैगनर की थ्योरी थी, कैसे टेलर की थ्योरी थी, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा कोपन का क्लासिफिकेशन, थॉरवेंड का क्लासिफिकेशन और टरवार्था का क्लासिफिकेशन। आज से हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर जो है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक वितरण पढ़ने वाले हैं। इससे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के पास कोई एटलस नहीं है तो आप ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आता है, 2 एटलस आते हैं बेसिकली ऑक्सफोर्ड के, एक स्टूडेंट एटलस आता है, एक स्कूल एटलस आता है, ठीक है। स्कूल एटलस बेसिकली स्कूल के जो एकेडमिक सेशन है उनके लिए होता है। आपको जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, स्कूल भी स्टूडेंट भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर ये 4th एडिशन है, आप कोई नया एडिशन जो भी लेटेस्ट एडिशन हो वो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर बिना मैप के बिना एटलस के आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगी कि पहले आप ये एटलस ले लें, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में जंप करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक सा ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन इंडिया का, कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी इसकी सीमाएं हैं, कौन से पड़ोसी देश है, जो बेसिक कभी कभार ग्रुप सी के अंदर या छोटे मोटे एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया जो है दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है। शायद आपको पता होगा, इस चीज़ की जानकारी होगी कि ये वाला पार्ट, यानी जैसे हम इंडिया की बात करूँ, इंडिया से ये इधर पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें से इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो यहाँ रसिया पे ख़त्म होती है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ईरान इराक वाला पार्ट, यहाँ वाला पार्ट, और उसके बाद ये इंडिया और इधर चाइना और म्यांमार वगैरह इधर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसका हम डिवीज़न करें, इस तरीके से डिवीज़न होता है इसका, तो इंडिया जो पड़ता है वो साउथ में पड़ता है। तो इसीलिए ये इंडिया जो कंट्री है वो दक्षिण एशिया में स्थित है, यानी इसे कहते हैं साउथ एशियन कंट्री, ठीक है। ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि कैसे है क्या है, तो ये पूरा एशिया जो है अगर हम इसे डिवीज़न करें तो इंडिया जो है एक साउथ एशियन कंट्री है, राइट। उसके बाद ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये भी आप लोगों को पता होगा कि अगर हम अर्थ को 2 बराबर पार्ट में बांट दें तो ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न गोलार्ध में लगभग यहाँ पे पड़ता है इस तरीके से, ठीक है, इससे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो अक्षांश अगर इसमें बात करें तो इस तरीके से जो हॉरिजेंटल लाइन होंगी इनको कहते हैं अक्षांश, और जो वर्टिकल लाइन होती है इनको कहते हैं देशांतर, ठीक है, इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अगर आप इसमें देखें इंडिया का जो अगर विस्तार देखें तो आपको इधर टिप में जो कन्याकुमारी है वहाँ पे मिलेगा 8 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है, इसको मिनट पढ़ते हैं, इसके बाद होगा तो उसको सेकेंड पढ़ते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है, यानी नॉर्दर्न अक्षांश जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा। और इसका सबसे उत्तर में जो पॉइंट है वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न, क्योंकि इंडिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो सारे जो अक्षांश होंगे वो नॉर्दर्न वाले होंगे। तो इस तरीके से इंडिया का अगर विस्तार पूछेगा तो आप ध्यान रखना कि इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक जो है इंडिया का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो देशांतर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो गुजरात का टिप पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका पड़ता है 68 डिग्री एंड 7 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, ईस्टर्न या वेस्टर्न। देखो अक्षांश जैसे उत्तरी या दक्षिणी था, वैसे ही अगर हम इसको बांट दें, जैसे ये पृथ्वी थी इसको हमने पहले ऐसे बांटा तो नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर 2 हो गए। अगर वैसे इसे GMT से इसके 2 पार्ट कर दें इस तरीके से, तो इधर हो गए आपके ईस्टर्न लैटिट्यूड, सॉरी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और इधर हो गए आपके वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी ये देशांतर, पूर्वी देशांतर कहते हैं इनको, और ये पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो अगर इंडिया मैंने बताया यहाँ पे है तो इंडिया के सारे देशांतर ईस्टर्न साइड पड़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया जो है इसके सारे जो देशांतर हैं वो ईस्टर्न वाले हैं, पूर्वी देशांतर है, इसलिए इसका विस्तार भी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेके, और यहाँ वाला पार्ट एकदम पूर्व वाला पार्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न, क्योंकि दोनों मैंने बताया इंडिया पूरा ही ईस्टर्न
एरिया में पड़ता है, ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, जीएमटी के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, इसीलिए ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये भी इसमें ईस्टर्न आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ये ईस्टर्न वेस्टर्न बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, ऑप्शन में भी वो उतना ही कन्फ्यूज करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो पड़ता है इस तरीके से आप गोलार्ध को बना के, ठीक है, वहाँ पे एग्जाम में अगर कन्फ्यूजन हो तो इस तरीके से अर्थ बनाइए, इसको दो पार्ट कर लिए इक्वेटर से। ये आपका हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में इंडिया पड़ता है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, और अगर जीएमटी से इसको बराबर हिस्से में बांट दें तो इंडिया इधर यानी ईस्टर्न साइड में पड़ेगा। तो सारे देशांतर ईस्टर्न और सारे अक्षांश जो है कौन से, उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखो, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा, ठीक है, इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। ये आपको दिख रही होगी कर्क रेखा है जो इंडिया के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये वर्ल्ड है, तो इसमें ये बीच वाली लाइन इसको कहते हैं विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। उसके बाद 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड को कहते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे ही अगर हम साउथ में चले जाएं तो 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री सदर्न लैटिट्यूड को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एक कर्क रेखा, क्योंकि इंडिया यहाँ पे है, कर्क रेखा इंडिया के बीचों बीच से ऐसे गुजरती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। कौन कौन से स्टेट से गुजरती है इसको भी ध्यान रखना। मैप मैंने बताया, उसको खोल के उसमें नोट करना कि कौन कौन से स्टेट से, कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको यहाँ से मिलेगा कि गुजरात से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से लेके और यहाँ आपको मिजोरम तक। ठीक है, इतने स्टेट से होकर गुजरती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, राइट। तो एक तो ये ध्यान रख लेना कि कर्क रेखा इंडिया से गुजरती है और लगभग जो है मध्य से गुजरती है, यानी इंडिया को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। उसके बाद इसका आकार और क्षेत्रफल देखो। एक चीज़ और ध्यान रखना, इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादातर फैक्चुअल है। ठीक है, इसमें समझाया कुछ नहीं जा सकता। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था, जहाँ पे हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक वगैरह पढ़ा था, उसमें ज़्यादातर साइंटिफिक चीज़ें, वो समझाने वाली चीज़ें, तो उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें, उत्तराखंड में इसका क्षेत्रफल भी डायरेक्ट कई बार पूछा गया कि इंडिया का क्षेत्रफल बताओ। तो आपको ध्यान रखना है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इंडिया का कुल क्षेत्रफल, मतलब जो इंडिया के अंदर ये पूरा क्षेत्रफल है, कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये तो आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले सेकंड था, अब फर्स्ट है, और पॉपुलेशन की दृष्टि से फर्स्ट है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। स्थल सीमा, अगर इसकी हम बात देखें, स्थल सीमा का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट। इसमें दो तरह की हैं। एक तो ये है ऊपर वाला पार्ट जो इसकी स्थल सीमा है, यानी जो समुद्र से टच नहीं होती है, और दूसरा ये नीचे वाला पार्ट, गुजरात से लेके ये पूरा पार्ट जो इधर समुद्र से टच होती है। तो ये होगी इनकी समुद्री सीमा और ये होगी इसकी स्थल सीमा। तो इसमें स्थल सीमा जो है 15,200 वर्ग किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, और इसकी तट रेखा यानी समुद्री सीमा जो है 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है कि कितनी स्थल सीमा है और कितनी इसकी समुद्री सीमा है, राइट। चलिए देखिए, इसमें इंडिया के पड़ोसी देश, इसमें आपको मिलेगा पश्चिम वाले पार्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ से टच करता है, हल्का सा, बहुत हल्का टच करता है, पीओके वाला रीजन है जो यहाँ से। उसके बाद अगर हम पूर्व में चले जाएं तो आपको पूर्व में यहाँ के जो देश मिलेंगे वो मिलेगा बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, और ये दोनों है जो चाइना, नेपाल और भूटान है, ये आते हैं इंडिया के पूर्व वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको भी ध्यान रखना। कई बार डायरेक्ट एग्जाम पूछ लेता है कौन से पूर्व कौन से पश्चिम में। ये चाइना, नेपाल और भूटान, कभी कभी ऐसा लगता है नेपाल और भूटान ये पूर्व में होंगे, नहीं, लेकिन ये उत्तर में है। तो चाइना, नेपाल और भूटान इंडिया के नॉर्दर्न साइड में, उत्तर साइड में, जबकि पूर्व में आपको मिलेगा बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, वेस्ट में कौन से थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगर साउथ में आ जाए, दक्षिण में आ जाए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे श्रीलंका और दूसरा मिलेगा मालदीव यहाँ पे ले लक्षद्वीप है, इसके नीचे आपको मालदीव मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान है पश्चिमी पड़ोसी देश, चीन, नेपाल और भूटान है उत्तरी पड़ोसी देश, बांग्लादेश और म्यांमार है पूर्वी पड़ोसी देश, और दक्षिण में आपके श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अगर ओशियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट, ये है आपका अरब सागर, और ये आपका होता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये वाला पार्ट, निचले वाला पार्ट ये है, इसे कहते हैं इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। ये भी कभी कभार पूछ लेता है कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है। सिंपल है, एकदम फैक्चुअल है, इसको ऐसे याद रखना। उसके बाद ये जरूर पूछता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया कि कौन कौन से एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। कई बार यूपीएससी में पूछ ले, पीसीएस में ये पूछ लेता है कभी कभार। तो ध्यान रखना कौन कौन से। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर सबसे उत्तरी पॉइंट आपको देखना हो तो ये वाला पार्ट, सियाचिन के अंदर आपको मिल जाएगा इंदिरा कॉल।
ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब आप पूछोगे तो सबसे उत्तरी तो ये होना चाहिए था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला पार्ट पीओके कहलाता है, मैंने आपको बता दिया पीओके है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा पॉइंट, इंदिरा कॉल, जो सियाचिन में है, लद्दाख वाले पार्ट में। सबसे अगर पूर्वी वाला भाग की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, किबुतु। ठीक है, किबुतु पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये वाला पार्ट। और सबसे अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपको इधर मिलेगा कन्याकुमारी वाला पार्ट। ठीक है, कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में पड़ता है। और सबसे पश्चिम में आपका पड़ेगा गुवाहाटी। ठीक है, ये कहाँ पे, गुजरात में। और एक चीज इसमें ये होती है कि ये तो होगी मुख्य भूमि की सीमाएं, ठीक है, इंडिया की जो मेन लैंड है उसकी सीमाएं। लेकिन अगर इधर वाला पार्ट देखोगे, क्योंकि अंडमान निकोबार भी इंडिया के अंदर ही आता है, तो और अंडमान निकोबार वाला पार्ट, ये निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु है, ये इस बिंदु से भी नीचे आता है, जिसका नाम है क्या, इंदिरा कॉल। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि मुख्य भूमि का अगर पूछेगा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कन्याकुमारी है, और अगर जनरल पूछेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी बिंदु किबुतु है अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु है गुवाहाटी गुजरात के अंदर। ठीक, उसके बाद अब यहाँ से शुरू होता है मेन चैप्टर, फिजिकल डिवीजन। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा कि इंडिया की सीमाएं और स्थलीय सीमाएं, समुद्री सीमाएं वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ से आपको रियल जो फिजिकल डिवीजन है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखना कि ये फिजिकल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, हमने इससे पहले टेक्टोनिक वाला पार्ट पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि कई सारे जो कॉन्टिनेंट हैं उनमें क्या है, अलग अलग मतलब समानता ही नहीं है। ठीक है, अलग अलग है, जैसे कई पठार हैं तो कई ज्वालामुखी हैं, कई अलग अलग पर्वत है। तो इस तरीके से इंडिया का अगर आप बनावट देखोगे तो इंडिया में भी कुछ पार्ट पर्वती है, ये वाला पार्ट पर्वती है, ये बीच में ये वाला पार्ट प्लेटू है, पठार है, ये वाला पार्ट आपको गंगा यमुना का दुआब मिल जाएगा, इस तरीके से। तो इंडिया के अंदर उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, वहां पे भौगोलिक परिस्थितियां कैसे है उसके अनुसार इसको कुछ भागों में बांटा गया है, वही है इसका फिजिकल डिवीजन। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य तौर पर ये 6 भाग है जिनमें बांटा गया है इंडिया को। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट, ये है आपको, इसको नॉर्दर्न माउंटेन कह लो या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, हिंदी में कहते हैं इसको उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इंपोर्टेंट है। उसके बाद निचला वाला पार्ट जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश वाला पार्ट आता है, ये आपके नॉर्दर्न प्लेन या इसको उत्तरी मैदान, हिंदी में कहते हैं इसको उत्तरी मैदान। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर ये है आपका थार डेजर्ट, जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं, रेगिस्तान। ठीक है, इसको थार मरुस्थल भी कहते हैं, रेगिस्तान भी कहते हैं। उसके बाद चौथा आपका पेनिनसुलर आएगा, यानी प्रायद्वीपी पठार। ठीक है, उसके बाद आपका कोस्टल प्लेन मतलब ये वाला पार्ट जो एकदम तटीय क्षेत्र है, इसको कहते हैं तटीय क्षेत्र। ठीक, और छठा वाला पार्ट जिसको कहते हैं द्वीप में आपका एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। तो कुल मिला के ये मेजर 6 पार्ट है जिनमें इंडिया को बांटा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कौन कौन से पार्ट है। मैदान, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, फिर मैदान है, पठार है, थार डेजर्ट है, फिर उसके बाद आपका कोस्टल क्षेत्र है, उसके बाद आपका द्वीप है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्दर्न माउंटेन, यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जो मेनली इसके अंदर आपको हिमालय पढ़ना है। ठीक है, ये इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में मेजरली बांट सकते हैं इसको। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, हिंदी में भी इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, ऐसे ट्रांस हिमालय, और हिमालय को हिमालय हो गया, और ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय। ठीक है, पूर्वी हिमालय, राइट। अब देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय क्या है। तो ट्रांस हिमालय का मतलब सबसे ऊपरी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको अगर मोटा मोटा ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। ज्यादातर पार्ट इसका तिब्बत में पड़ता है, इंडिया में बहुत कम पार्ट पड़ता है, थोड़ा हिस्सा लद्दाख और थोड़ा उत्तराखंड, सिर्फ इसका हिस्सा ट्रांस हिमालय का पार्ट है। लेकिन ट्रांस हिमालय है क्या? ट्रांस हिमालय का वो पार्ट है जो हिमालय से पहले बना था। ठीक है, हिमालय से पूर्व में निर्मित वाला पार्ट, उसे कहते हैं आपका ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर है, यानी अगर हम यहाँ से चले, ये हिमालय की लास्ट बाउंड्री है और ये हिमालय की स्टार्टिंग बाउंड्री है, तो ये सबसे पूर्व में, सबसे ऊपर जिसे कहते हैं, सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तर में ये आपको मिलेगा कौन सा पार्ट? ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय से पहले बना वाला पार्ट। ठीक है, ट्रांस हिमालय उसको कहते हैं। तो लिखा भी है, देखो, ट्रांस हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। इसे हिमालय से अलग माना जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि हिमालय से पहले बना हुआ है, हिमालय उसके बाद बना, और मुख्य रूप से तिब्बत में फैली हुई है। लेकिन इस लद्दाख का और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। मेनली इसे तिब्बत हिमालय का कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर तिब्बत में ये फैला हुआ है। ठीक है, मैंने बता दिया कि क्या ट्रांस है, ट्रांस हिमालय है। उसके बाद हिमालय की अगर बात करें तो यहाँ से आगे ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय शुरू होता है। इसको भी हम 3 पार्ट में, मेजर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा हिमालय है,
ये पूरा ये पार्ट हिमालय है। तो इसको हम 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और नीचे वाला 3 पार्ट। ठीक है, तीनों के नाम अलग अलग हैं। देखो सबसे पहले इस वाले पार्ट को कहते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। बीच वाला पार्ट इसको कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में दिख रहा है मध्य हिमालय, यानी इसको मिडिल हिमालय कहते हैं इंग्लिश में। और लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं शिवालिक, शिवालिक, या इंग्लिश में इसको आउटर हिमालय भी कहते थे, आउटर हिमालय। ठीक है, वैसे इसको शिवालिक भी कहते हैं और आउटर हिमालय भी कहते हैं, दोनों चीज कहते हैं। तो कुल मिला के हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय और लास्ट में आउटर हिमालय या शिवालिक। ठीक है, एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट कौन सा है। इसमें ये याद रखना कि जो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर यहाँ तक का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, ये आपका आता है ट्रांस हिमालय में। इसके बाद शुरू होता है कौन सा वाला पार्ट, हिमालय वाला पार्ट। ठीक, हिमालय में ग्रेटर हिमालय, इसका नाम ही ग्रेटर है, इसका मतलब यह है कि जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां है, हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, कौन कौन सी चोटियां हैं इसमें देखो। सबसे ऊंचा का मतलब इसमें आपका माउंट एवरेस्ट मिलेगा, आपको कंचनजंगा मिलेगा, माउंट कैलाश मिलेगा, इस तरीके से कई सारी पहाड़ियां। ठीक है, लिखिए देखो, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलगिरी है। मकालू धौलगिरी ये दोनों नेपाल वाला पार्ट है। नंगा पर्वत इस साइड पड़ता कहीं। ठीक है, आपको अगर मैंने बताया ना कि बिना मैप के इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जा सकती। मैप में इसको देखोगे तो आपको यहाँ नंगा पर्वत मिलेगा और लास्ट में यहाँ पे जैसे इसको फोल्ड करेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ बिल्कुल जो अरुणाचल प्रदेश है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मिलेगा आपको नामचा बारवा लिखा है जो। ठीक, कई बार पूछता भी है कि हिमालय जो है उसकी पश्चिम से लेके पूर्व तक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखना नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक है। ठीक है, और नंदा देवी, नंदा देवी तो आपको पता है कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, करीब करीब यहाँ समझ लो। ठीक है, चमोली वाले पार्ट में यहाँ पे नंदा देवी है। राइट, उसके बाद आ जाता है मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय का मतलब जैसे ही मैंने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। ऊपर तो ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद वाला जो पार्ट आता है इसको कहते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, इसमें क्या है, तो मध्य हिमालय वाला पार्ट जो है ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और चोटियां इसमें मेनली आपको मिल जाएंगे पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी और नागटिब्बा। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो, पीर पंजाल है, धौराधर है और मसूरी तो आपको पता है उत्तराखंड में पड़ती है, और नागटिब्बा भी आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, मसूरी और नागटिब्बा दोनों ही आपको उत्तराखंड में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हिल स्टेशन कौन कौन से इसके अंदर, शिमला है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग आपको पता है इधर असम वाले पार्ट में, और उसके बाद है मसूरी, मसूरी तो आपको पता ही है कहाँ पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, उसके बाद देखो आउटर हिमालय। ठीक है, 3 पार्ट से, ग्रेटर, मिडिल और आउटर। आउटर हिमालय यानी शिवालिक वाला पार्ट, इसमें आपको कोई घाटियां नहीं मिली, सॉरी इसका मतलब इसमें कोई पर्वत श्रृंखलाएं नहीं मिलेंगी, मतलब कोई बड़े बड़े पर्वत नहीं मिलेंगे, बल्कि घाटियां मिलती हैं। घाटियां कैसी, जैसे दून क्या है ना, दून एक घाटी है देहरादून, तो वैसे देहरादून है, काठमांडू है, ऐसी इसमें कैसी मिलेंगी, घाटियां मिलेंगी। ठीक है, इसमें ज्यादा जानने को कुछ है नहीं। तो इस तरीके से हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, हिमालय पढ़ लिया। अब बचा आपका ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय यानी इधर ये वाला पार्ट, यानी हिमालय का यहाँ से आपको दिख रहा है इधर मेघालय, अरुणाचल और ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हिमालय का ही एक हिस्सा है क्योंकि हिमालय इधर से फैला हुआ है। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा हिमालय है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हिमालय है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो पूर्व में फैला हुआ हिमालय है इसको कहते हैं ईस्टर्न हिमालय या पूर्वी हिमालय। इसके अंदर आपको जो मेन श्रृंखलाएं मिलेंगी उसको ध्यान रखना। पहले तो आपको मिल जाएंगी यहाँ से अगर चले हम, डाफला हिल, मिरी हिल्स, ये सारे हिमालय के पार्ट है। मिसमी हिल्स है, ठीक है, यहाँ पे नागा हिल्स होगी वो है। उसके बाद एक और यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे लुसाई और पटकाई बूम, 2 हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये पटकाई बूम है, पटकाई एक पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आपको यहाँ पे नागा हिल मिल जाएगा, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे लुसाई हिल जो मिजोरम के अंदर है। ठीक है, मेनली इसके अंदर पार्ट है, कई बार पूछ लेता है, इसको ध्यान रखना। हिमालय के अंदर ये मेनली मिरी है, डाफला है, अबोर है, मिसमी है, पटकाई है, ये सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय, पूर्वी हिमालय का पार्ट है। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। तो इस तरीके से ट्रांस हिमालय, हिमालय और ईस्टर्न हिमालय तीनों कंप्लीट होता है, यानी पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो दूसरा डिवीजन आता है कौन सा आता है, ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, अभी तक तो हमने कैसे देखा, इधर नॉर्थ टू साउथ देखा इस तरीके से। अब हम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे कि हिमालय को कैसे डिवाइड करा गया। इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे है इंडस रिवर, सिंधु रिवर, इसके टिप से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट है सतलज रिवर का। इस वाले मिड वाले पार्ट को इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद इस सतलज से लेके इधर यानी उत्तराखंड की जो काली रिवर है, यहां तक का वाला पार्ट कहते हैं इसको कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद यहीं पे ये काली रिवर से लेके आपको मिल जाएगा कोसी रिवर तक। यहाँ पे नदी है कोसी रिवर,
तो ये कोसी रिवर वाला पार्ट इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। कहाँ से, काली से लेके कोसी तक का पार्ट जो है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। फिर कोसी से लेके यहाँ पे सिक्किम में यहाँ पे तीस्ता रिवर बहती है, इसके बीच को कहते हैं सिक्किम हिमालय। और इस तीस्ता से लेकर यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, दिहांग। दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिहांग और दिबांग। तो इस दिहांग के बीच इधर इसे कहते हैं असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन या वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, कुछ भी कह लो। तो इस तरीके से ये डिवीजन होता है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक मेजर चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है कि हिमालय के पास बताओ दर्रे कौन कौन से हिमालय के, ठीक है। इसमें मैंने मेन दर्रे लिखे हैं, कई सारे दर्रे हैं हिमालय में, बहुत सारे दर्रे, लेकिन मेन लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। आपको दिखेगा कराकोरम है, जोजिला है, बनिहाल है, पीर पंजाल है। यहाँ पे आके देखो, इसको मैप में ऐसे ही ढूंढना, देखो बनिहाल है, पीर पंजाल है, जोजिला है और कराकोरम आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है, कराकोरम। तो ये 4 मुख्य पास जो है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है हिमाचल। हिमाचल में 2 मेन पास होते हैं, एक है आपका बाड़ालाचला, दूसरा है आपका सिपकिला, ठीक है। इसको याद करना है इसी तरीके, थोड़ा सा ऑड हो सकता है लेकिन 1-2 बार याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उत्तराखंड के है अंदर है MTNL करके पढ़ते हैं इसको, MTNL यानी माना, थांगला, नीति और लिपुलेख। ये आपने उत्तराखंड के अंदर भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माना, उसके बाद है नीति, थांगला यहाँ पे है, बिल्कुल चमोली वाले पार्ट में पड़ता है, थांगला यहाँ पे है। उसके बाद लिपुलेख। लिपुलेख तो आपको पता है पिथौरागढ़ वाले तिब्बत के बीच में लिपुलेख, जहाँ पे लिम्बियाधोरा वगैरह भी है वहाँ, ठीक है। सिक्किम के अंदर आ जाओ, सिक्किम में आपको मिलेगा नाथुला और जेलेपला। सिक्किम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, आगे है थोड़ा सा सिक्किम, तो इसमें नाथुला और जेलेपला है, इसको ध्यान रखना है। अरुणाचल में कौन से है, बोमडीला है, योंगेपला है, दीपू है और पंगसाद है, इनको इसी तरीके से याद करना है, ठीक। और मणिपुर में आपका तुजू। फैक्चुअल है, इसको इसी तरीके से याद करना है, इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसको जल्दी से और फैक्चुअल तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा 6 मेजर डिवीजन थे, इसमें से हमने हिमालय पर्वत वाला पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है उत्तर का मैदान। चलिए, उत्तर का मैदान यानी जिनको नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, वो कौन सा पार्ट है, वो मेनली जो पार्ट है वो पार्ट है जो गंगा और यमुना के दोआब से बना है। गंगा और यमुना नदियों से, जो गंगा यमुना जो नदियां हैं वो पानी लाती हैं, वो अवसाद बहा के लाती हैं, वो वाला मेजर पार्ट। इसमें से जनरली आपका आता है पंजाब हरियाणा वाला पार्ट, उसके बाद यूपी वाला पार्ट, ये पूरा यूपी वाला पार्ट और कुछ वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट आता है ये। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत मेनली ये है कि गंगा और यमुना नदियां दोनों इसमें अवसाद लेके आती हैं, नई मिट्टी लेके आती हैं, जमाव करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये वाली मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूपी वाला जो पार्ट है, ये गंगा और यमुना वाला दोआब जो है, इसमें मेनली क्या होता है कि अच्छी उपजाऊ फसल होती है। जैसे आपका गेहूं ले लो, धान ले लो, गन्ना ले लो, कई सारी फसलें जो उपजाऊ यहाँ पे वो हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। तो उत्तरी मैदान, जिसे सिंधु गंगा के मैदान के रूप में भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान है। सिंधु गंगा ना कहे, इसको गंगा यमुना लिख लो, ठीक है, ये इसमें मिस्टेक है, क्योंकि गंगा सिंधु वाला दोआब इधर है, सिंधु वाला ये अलग है, सिंधु अलग चीज है, तो गंगा यमुना का दोआब, ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है और घनी आबादी वाला। आबादी इसलिए भी क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो पहली सेटलमेंट हुए वो गंगा और अन्य नदियों के किनारे हुए, तो सबसे ज्यादा आबादी भी इसी इलाके में है, ठीक है। पश्चिम में पंजाब क्षेत्र से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र बेसिन तक, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यानी यहाँ तक का ये वाला पार्ट, ठीक है, सारा जो है मैदान है। हालांकि मिड वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी इसी मैदान के अंदर आता था पहले से, बीच में बाद में जाके टूट गया, वो सब चीजें अलग है, बस इसको ध्यान रखें। तो ये वाला पार्ट नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट, ठीक है। इसमें ये मेजर चीज है, ये जो आप आ रहा है इसको ध्यान से समझना और पढ़ना भी। इसको जो है मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भागबर, तराई, बांगर और खादर। ये चारों पार्ट क्या क्या है इसको ध्यान से समझते। देखो, हमने पढ़ा अभी तक हिमालय वाला पार्ट, यानी ये हिमालय था। अब जब हिमालय से ऊपर से नदियां आएंगी तो इस तरीके से आएंगी, और हिमालय की तलहटी पर जब यहाँ से मैदान शुरू होंगे तो ये नदियां सीधी हो जाएंगी, ठीक है। इसको ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ये ऊपर से हिमालयी नदियां आई तो अपने साथ क्या लेके आएंगी, कंकड़ पत्थर वगैरह मोटे जमाव लेके आएंगी। उसको ये क्या करती हैं, जैसे ही मैदान शुरू होता है ये जमा होना शुरू होते हैं, है ना। ऊपर से तो बहाव से आ रही है एकदम, क्योंकि डाउन है। उसके बाद जैसे ही मैदान आया, सपाट आया, तो वहां पे जो है इनका जमाव होना शुरू होता है। तो इस तरीके से जब ये एकदम तलहटी पे, जैसे हिमालय खत्म हुआ उसके बाद ये एकदम जो तलहटी शुरू होती है, कुछ किलोमीटर का हिस्सा यानी 50-60 किलोमीटर का जो हिस्सा है, वो उस वाले हिस्से में ज्यादातर ये जमाव रुक जाता है, ठीक है। और ये जमाव कैसा होता है, ज्यादातर आपको ये मिलेगा कंकड़, मोटे मोटे कंकड़ मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे और बजरी मिलेगी मोटी वाली। तो ये वाला रीजन कहलाता है भाबर रीजन,
ठीक है। इसलिए भाबर में पानी की कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये वाला रीजन जो बना है मोटे कंकड़ पत्थर से बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, जो हिमालय से नदियां आ रही है वो इसके नीचे से निकल जाती है। आपने देखा होगा ना, जो रेत होती है उसमें पानी ऊपर नहीं रुकता, उसके नीचे से निकल जाता है। और ये वाला पार्ट तो पूरे कंकड़ पत्थर से बना हुआ है, जिसकी वजह से जो पानी है वो नीचे से निकल जाता है और वापस से तराई में उत्पन्न होता है। जैसे ये भाबर वाला पार्ट था, उसके बाद शुरू होता है तराई। तराई वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जहाँ पे ये नदियां दोबारा से उत्पन्न होती है, यानी बाहर निकलती है। इसलिए तराई वाले रीजन में आपको पानी की कभी कमी नहीं हो। ठीक है, तो ये भाबर, ये तराई। अब ये तराई वाला पार्ट जो है, इसकी क्या खासियत है, इस पे एक तो ये वाला पार्ट आपको कैसा मिलेगा, तराई वाला पार्ट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी मिलेगी। क्यों एग्रीकल्चर अच्छी है? क्योंकि नदियां हैं, यानी पानी है इसके ऊपर। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे दलदल वाला क्षेत्र अधिक मिलेगा। ठीक है, कैसा? दलदल वाला। दलदल क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि तराई में थोड़ा सा भी अगर खुदाई करें तो पानी निकलने लगता है, तो पानी ज्यादा होने की वजह से दलदली क्षेत्र आपको ये ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ये तो हो गया भाबर और तराई, फिर होता है बांगर और खादर। बांगर खादर इस कॉन्सेप्ट में ना होकर एक अलग कॉन्सेप्ट में होता है, इसको ध्यान से समझना। देखो, पहले इसको मैं हटा लेता हूं। क्या होता है इसके अंदर? जैसे नदी है, रिवर दिख रहा है, अगर मान ले जाए ऐसी नदी बह रही है, ये नदी है, ये बह रही है, तो क्या होगा, इसके इधर से भी और इधर से भी कुछ किलोमीटर तक, ऐसे 20 से 30 किलोमीटर तक का ऐसा एरिया होगा, जब भी बारिश आती होगी ये नदी का पानी इधर फैल जाता है, बाढ़ आती है, ज्यादातर इन इलाकों में बाढ़ आती है। यानी नदी से, अगर ये नदी है तो इससे लगे हुए कुछ जो सबसे पहले वाले इलाके हैं ये कहलाते हैं आपके खादर। ठीक है, इसको कहा जाता है खादर। खासियत क्या होती है कि ये नदी से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है जहां पे हर साल बाढ़ आती है, और हर साल बाढ़ आएगी तो हर साल क्या करेगा, ये नई मिट्टी लेके आएगा, और नई मिट्टी होने की वजह से हमेशा ये वाला क्षेत्र जो है आपका उपजाऊ भूमि होगी। ठीक है, इसीलिए आपने अगर प्रैक्टिकली देखा होगा तो गंगा किनारे जो है, जो मैदान है, गंगा किनारे जो खेत वगैरह हैं, उनमें क्या करते हैं किसान लोग, क्योंकि किसी का नहीं है, रिवर बेड है, तो कोई भी वहां पे आके क्या करता है, जब बाढ़ आ जाती है, यानी नई मिट्टी आ जाती है, तो उसमें कुछ बो देते हैं और बहुत अच्छी फसल होती है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो खादर वाला रीजन आपको ध्यान रखना है, नदी के बिल्कुल किनारे वाला रीजन है। बांगर वाला रीजन कौन सा है? बांगर वाला रीजन वो होता है जो खादर से आगे शुरू होता है, मतलब खादर से दूर होता है। यहाँ इसकी क्या खासियत है, ये इसकी खासियत है कि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यानी अब यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, पहले आती थी, ये बिल्कुल इतना फैल गया है कि अब यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और इसके मुकाबले ये कम उपजाऊ होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बांगर, खादर, भाबर और तराई, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो इसको इसी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, भाबर मैंने बता दिया कैसे हिमालय की एकदम पादुका, यानी एकदम जो तलहटी है वहां से शुरू होता है, और यहाँ पे छिद्रशील क्षेत्र है, यानी कंकड़ पत्थर से है, इसलिए नदियां यहाँ से लुप्त हो जाती है। तराई भी मैंने बता दिया कि यहाँ से जो है दोबारा नदियां शुरू होती हैं और इम्पोर्टेंट एरिया है। बांगर मैंने बताया कि कैसे ये वाला पार्ट है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, कम उपजाऊ होता है, और जबकि खादर वाला पार्ट जो है बिल्कुल ऐसा एरिया है जहाँ पे हर साल लगभग बाढ़ आती है। इस तरीके से एग्जाम में ही पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। तो नॉर्दर्न माउंटेन हो गए, नॉर्दर्न प्लेन हो गए। ठीक है, थार डेजर्ट आपको पता ही है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता है। थार डेजर्ट ये है रेगिस्तान वाला पार्ट। अब देखते हैं आगे पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू, या इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, पहली बात तो इसकी अगर नॉर्दर्न बाउंड्री करें, कहां से शुरू होता है उसकी बात करें, तो आपको ये सतपुड़ा दिख रही है, इसके ऊपर अरावली है। ठीक है, इसके आगे आपको मिल जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला है, उसके आगे है मैकाल। ठीक है, ये इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है, यानी यहां से लेके ये शुरू होता है बिल्कुल दक्षिण, यानी इधर कन्याकुमारी तक। ये पूरा पार्ट जो है आपको क्या मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है इसको। ठीक है, खासियत क्या है, इसके अंदर अलग अलग पठार है, अभी हम पढ़ेंगे इसमें दक्कन का पठार भी इंक्लूड है, इसमें दंडकरेन्या वाला पठार भी है, इसको इधर तेलंगाना वाला पठार भी है। ये सारे पठार मिलके पूरा प्रायद्वीपीय पठार बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें भी कई सारी नदियां हैं, वो सब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसे देख लो कि प्रायद्वीपीय पठार जिसे दक्कन पठार के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण का एक विशाल पठार है। इसकी सीमाएं मैंने बता दी कि अरावली है, कैमूर है, राजमहल है, शिलोंग है। इसको आपको मैप के अंदर ढूंढना है कहाँ पे। मैंने इनकी लोकेशन बता दी कि सतपुड़ा है, इससे ऊपर है अरावली, यहाँ से गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई अरावली। और उसके बाद आपको मैंने बताया महादेव मैकाल होंगे, कैमूर है, शिलोंग है, ये आगे जाके शिलोंग और आगे मिलेगा। तो इस तरीके से इनको ध्यान रखना और इनको मैप के अंदर ढूंढना है। ठीक, दक्षिण में कन्याकुमारी यहाँ पे है, तो ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना कि मेघालय का पठार भी इसका हिस्सा है। मैं पहले भी उस टाइम पे आपको जब मैं पढ़ा रहा था नॉर्दर्न वाला पार्ट, उत्तरी मैदान वाला पार्ट, मैंने बताया था कि ये आगे यानी जो, अगर मैप में वापस चले, ये वाला पार्ट,
यहाँ से अगर जो ये आगे वाला पार्ट है ये पहले एक ही था, ठीक है, जुड़ा हुआ था। इसका रीजन टेक्टोनिक गतिविधियां नहीं है, बल्कि ये है कि पहले माना जाता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से निकल रही है, पहले यहीं से निकलती थी, लेकिन क्योंकि ये देखो अगर ये इसमें ढलान ज़्यादा था, ढलान ज़्यादा होने की वजह से अवसाद यहाँ जमा हो गए, जिससे ये पार्ट ऊंचा हो गया, तो नदी यहाँ से इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, और ये अवसाद जमा होने की वजह से ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्थल हो गया, ठीक है, जहाँ पे अभी बांग्लादेश बसा हुआ है। तो इस तरीके से था। तो ये भी ध्यान रखना है कि मेघालय का पठार, ये देखो अब क्या होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो जमा हो गया और ये वाला पार्ट भी इससे जुड़ा हुआ था आगे, जिसको हम मेघालय वाला पठार कह रहे हैं। तो इसको भी ध्यान रखना कि इसी का एक पार्ट था, ठीक है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रायद्वीपीय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार। यानी कुछ पार्ट इसका प्रायद्वीपीय पर्वत का है, पर्वत मतलब ऐसी पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, आपको अरावली वाला पार्ट है, सतपुड़ा वाला पार्ट है, जो मुख्य मुख्य पर्वत श्रृंखला है। पूछा भी जाता है इनकी ऊंची, सबसे ऊंची चोटी इस तरीके से पूछे जाते हैं कई सारे क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग, वो भी ध्यान रखना है। और पठार वाला पार्ट भी है, उसको भी हम एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम माउंटेन की बात करें, यानी प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, तो इसमें सबसे पहले है आपका अरावली पर्वत। ये वाला पर्वत मैंने बताया, ये यहाँ से गुजरात से फैली हुई है, यहाँ दिल्ली तक जी जाती है, लंबी श्रृंखला है, ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट भी है। इसको भी ध्यान रखना कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है, ठीक है। टूट गई है, बहुत ऊंची नहीं, टूट गई है, बहुत हद तक टूट गई है, लेकिन है, इसको ध्यान रखना। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली तक, यानी गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक है। 800 किलोमीटर लंबी ये श्रृंखला है। इसमें ध्यान रखना है इसकी सबसे ऊंची चोटी, इस ऊंची चोटी जरूर पूछी जाती है, तो ये है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे है? माउंट आबू, और माउंट आबू पड़ता है इधर राजस्थान में, ठीक है। माउंट आबू आपने सुना होगा, राजस्थान का एक दिलवाड़ा मंदिर है, जैन मंदिर है दिलवाड़ा, ये माउंट आबू में ही है, ठीक है, अरावली के पहाड़ी के अंदर ही है। तो माउंट आबू दिलवाड़ा के अंदर, यानी माउंट आबू के अंदर सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी गुरु शिखर है, इसको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। उसके बाद दूसरी है विंध्य रेंज, ये अरावली, उसके बाद ये आती है विंध्य रेंज। विंध्य की क्या खासियत है? एक तो फैली हुई है यहाँ से, गुजरात है, यहाँ से आगे बिहार तक फैली हुई है, यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे यहाँ ऐसे बिहार तक फैली हुई है, ठीक है, पूरी जाती है इस श्रृंखला आगे। हालांकि एक कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में टूट गई है, लेकिन फैली हुई है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पीक, इसको भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद सतपुड़ा की बात करें, ये है सतपुड़ा, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम एमपी वाले पार्ट में पूरा फैली हुई है, ये सतपुड़ा है, इसको भी ध्यान रखना है। इसकी क्या खासियत है? देखो, एक तो ये रिफ्ट घाटी बनाती है, रिफ्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, आपको अगर ध्यान होगा तो टेक्टोनिक वाले में मैंने बताया था कि जब क्या होता है, अगर असेंडिंग लिंब महाद्वीप के अंदर होगी, ठीक है, स्थल वाले पार्ट के अंदर होगी, तो पहले रिफ्ट वैली बनाती है। लेकिन ये रिफ्ट घाटी वैसी वाली घाटी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कहीं लिम्ब नहीं है, ठीक है, लिम्ब का मतलब वो असेंडिंग लिम्ब नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसी वैली है, ये है एक ऐसी वैली जिसे कहते हैं, जब एक ऐसे पर्वत हो और इसके दोनों तरफ अगर ऐसी नदियां बह रही हो तो इसको कहते हैं रिफ्ट घाटी, ठीक है। ऑल्दो वहां पे भी ऐसा ही था, वहां पे क्या था कि जब ये कोई एरिया है, यहाँ से फट के ऐसे फटने लगा और ऐसे बहने लगा, तो ये बीच वाला पार्ट रिफ्ट घाटी हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही कुछ था। तो इसको ध्यान रखना है कि ये रिफ्ट घाटी कैसी है कि बीच में इसमें सतपुड़ा पर्वत है, उसके दोनों ओर दो नदियां हैं। ये नदी है आपकी नर्मदा, तो ये नदी है आपकी तापी, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, दो नदियां इस सतपुड़ा श्रृंखला के दोनों ओर बहती है, ये पूछी जाती है कि एक बार, इसको भी ध्यान रखना, ठीक। तो नर्मदा और तापी के बीच है। इसकी महत्वपूर्ण इसमें चोटियां कौन कौन सी है? राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है। महादेव मैकाल में पहले बता चुका हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे है महादेव मैकाल, ठीक है। राजपीपला भी यहीं पे, इसको मैप के अंदर देखना है, ढूंढना है कि कौन कहाँ पे है। ब्लॉक माउंट का उदाहरण है। ब्लॉक माउंट क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था वलय माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वैसे ही ब्लॉक माउंट होता है। ब्लॉक माउंट क्या होता है कि ये पुराने ज्वालामुखी निक्षेपों का अवक्षेप होते हैं, जो पुराने ज्वालामुखी निक्षेप थे उनके ये अवसाद है, ठीक है। जैसे मैंने भी हिमालय कैसे बना था वो हमने जब पढ़ा था, मैंने ये बताया था कि हिमालय माउंटेन में अभी भी जो है कई सारे वल्कानो एक्टिविटी के पुराने निक्षेप अभी भी पाए जाते हैं। हालांकि अभी एक्टिव कोई वल्कानो नहीं है हिमालय के अंदर, तो वैसे ही ये वाला पार्ट भी जो है इसमें कुछ ज्वालामुखी निक्षेप पाए गए हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि ये जो डेक्कन वाला पठार है, ये पूरा हिस्सा ही ज्वालामुखी से बना हुआ है, ज्वालामुखी से बना हुआ है, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन कौन सा है? ब्लॉक माउंटेन किसे कहते हैं? जो वल्कानिक एक्टिविटी यानी जो पुरानी ज्वालामुखी निक्षेपों से बना हुआ हो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ब्लॉक माउंट का उदाहरण इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, पंचमढ़ी धूपगढ़ है यहाँ पे अमरकंटक के पास। कहीं पे अगर आप मैप पर ढूंढोगे ना, आपको मिलेगा यहाँ पे अमरकंटक है एमपी के अंदर, और अमरकंटक के पास ही है, ठीक है, धूपगढ़, यानी पंचमढ़ी में पड़ता है, पंचमढ़ी, उसके अंदर सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अमरकंटक यहाँ स्थित है, जो नर्मदा महानदी और सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है ये भी ध्यान रखना। नर्मदा और
नर्मदा है, महानदी है, महानदी आगे जाकर रिवर सिस्टम में हम पढ़ेंगे ये, और सोन नदी है, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, नर्मदा और सोन दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कौन कौन सी, नर्मदा है और तापी है, सोन नहीं है, सॉरी, नर्मदा और तापी दोनों कैसी, वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब जैसे ज्यादातर नदियां इधर की ओर जाती हैं, पूर्व की ओर, और लेकिन नर्मदा और तापी, इसके साथ हालांकि कई और नदियां भी है, कुछ केरल में है, कुछ लूनी, जैसे राजस्थान की लूनी नदी है, ठीक है, पेरियार है यहाँ की, तो इससे कई नदियां हैं, लेकिन नर्मदा और तापी भी ये वेस्ट फ्लोइंग है, यानी पश्चिम अरब सागर में गिरती है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आया आपका पश्चिमी घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिमी घाट एक तो आपको याद रखना है कि यहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ से लेके शुरू होके ये फैला हुआ है आपके लगभग 6 राज्यों में, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे केरल तक, केरल तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा है, ये वाला पार्ट। कौन कौन से राज्यों में, एक तो गुजरात हो गया, गुजरात, उसके बाद आपका ये महाराष्ट्र वाला पार्ट, उसके बाद इधर गोवा वाला पार्ट, यह गोवा, ये वाला पार्ट, उसके बाद आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे 6 राज्यों में फैला हुआ है, इसको याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, इसकी कुल जो लेंथ है वो है लगभग 1600 किलोमीटर की, ठीक है, यानी यहाँ से गुजरात से लेके ये पूरा पार्ट जो है ये आपका फैला हुआ है 1600 किलोमीटर। फिर एक चीज और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। हॉटस्पॉट ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, जैव विविधता होती है, मतलब बहुत सारे जीव जंतु जहाँ पे पाए जाते हैं, उसको कहते हैं हॉटस्पॉट। और वेस्टर्न घाट, क्योंकि दुनिया में जो है मेनली 4 ही हॉटस्पॉट है, जिसमें से वेस्टर्न घाट जो है इंडिया के अंदर और विश्व के अंदर चौथा है, और इंडिया के अंदर एकमात्र जो है हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वाले पार्ट में ज्यादातर सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं, सदाबहार, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिमालयन माउंटेन्स है ना, वैसे ही वेस्टर्न घाट के माउंटेन भी बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत है, ठीक है, बहुत अच्छे माउंटेन्स हैं यहाँ पे, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है बिल्कुल यहाँ पे भी, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि पश्चिमी घाट, हाँ, इसी को सह्याद्री भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। सह्याद्री वर्ड पहले एनसीईआरटी में लिखा रहता था, अब इसको वेस्टर्न घाट ही कहते हैं हिंदी में भी, लेकिन सह्याद्री था, इसको ध्यान रखना। उसके बाद गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक मैंने बता दिया कि 1600 किलोमीटर से अधिक लेंथ तक ये फैली हुई है, और दुनिया के 8, सॉरी मैंने 4 कहा था, करेक्शन कर लेना, दुनिया के जो 8 हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी, उनमें से एक हॉटस्पॉट ये है, ठीक है। एशिया के अंदर आई थिंक 4 है, उन 4 में से एक जो है ये वेस्टर्न घाट है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु, इन टोटल 6 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर देखोगे तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला, अगर मैप में आपको देखोगे तो यहाँ पे है अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई पूरे दक्षिण की सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला मतलब समझ में आता ना कि कई सारे पर्वतों से मिलकर एक पूरी जो श्रृंखला होती है वो पर्वत श्रृंखला है। तो अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अन्नामलाई की ही सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी, तो कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुड़ी है, और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, तो इसको ध्यान रखना है। कितनी हाइट है इसकी, 2695, ठीक है, 2695 मीटर की इसकी हाइट है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद ये मैंने बता दिया कि आपको वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, सदाबहार मतलब यहाँ पे जो ग्रीनरी है, वेजिटेशन है, वो सदाबहार है, ठीक है। उसके अलावा उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पे पाई जाएगी। ये भी मैंने क्लाइमेट के अंदर आपको बताया होगा कि नॉर्थ यहाँ से इक्वेटर के नीचे जो है ज्यादातर पार्ट आपका उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो है टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय होता है कर्क रेखा से उत्तर में जाने पर, ठीक है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करता है। ये मैंने बता दिया कि आपको हॉटस्पॉट है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, घास के मैदान, ये चीज ध्यान रखना, ये 16 वन, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में बुग्याल नाम के वर्ड होते हैं घास के मैदान के लिए, वैसे यहाँ के जंगलों को 16 कहा जाता है, 16 वन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं, ठीक है। यूनेस्को द्वारा क्या किया गया, इसकी जैव विविधता और इसकी प्राकृतिक विरासत के आधार पर इसको एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। ये आपको पता होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या मतलब होता है, तो उसमें जो इंक्लूडेड है पश्चिमी घाट भी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। हालांकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इस वजह से इसको दिया गया है, लेकिन कुल मिला के यूनेस्को के अंदर शामिल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट के अंदर पेनिसुलर माउंटेन में, ये आपको इंग्लिश वाला पार्ट मिल जाएगा, इसमें पूरा हिंदी था, ये इंग्लिश में है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, एक तो मैंने बता दिया आपको कि पश्चिमी घाट के अंदर अन्नामलाई है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी, ठीक है, जो केरल की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन एक
और पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पड़ती है नीलगिरी। लेकिन नीलगिरी की प्रॉब्लम यह है, नीलगिरी पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीचों बीच पड़ती है, ठीक है, नहीं पूरी पश्चिम घाट में, नहीं पूर्वी घाट में, नहीं पश्चिम घाट में, तो कई बार ये ऑप्शन नहीं देता। लेकिन अगर यहाँ पे नीलगिरी होगा तो यहाँ पे ध्यान रखना कि नीलगिरी की एक दोडा बेटा है, ये इसको आप सही करके आओगे कि जो दोडा बेटा है, दोडा बेटा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी रहेगी और वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट की भी ऊंची चोटी रहेगी। लेकिन अगर दोडा बेटा नहीं है तो आप अन्नामुड़ी के साथ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन रहता है क्योंकि नीलगिरी वाला पार्ट पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीचों बीच में स्थित है, ठीक है। उसके बाद इसके अन्य कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं, कालसोबाई है, महाबलेश्वर है, केंद्रमुख है, दोडा बेटा, इनको आपको ढूंढना है, ठीक है। इसमें आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, इनको सारे ढूंढना है। उसके अलावा मुख्य दर्रे, यहाँ पे दर्रे जैसे ऐसा है कि ये वाला पार्ट थोड़ा दुर्गम इलाका है, वेस्टर्न घाट वाला पार्ट, तो इनमें कुछ दर्रे बनाए गए हैं जिनसे सड़कें निकाल के ले जाई जा सकती है, ठीक है। इनमें मेनली 3 पार्ट है। एक तो आपको मिलेगा थाल घाट जो बिल्कुल इधर महाराष्ट्र में है, दूसरा है भोर घाट और तीसरा है पाल घाट। पाल घाट जो है बिल्कुल ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीचों बीच में है, ये भी पाल घाट ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बार पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये पाल घाट है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट वाला पार्ट, ठीक है। पश्चिम घाट के बाद दूसरा पार्ट आता है आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है। पश्चिम में हम माउंटेन्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने पश्चिमी घाट पढ़ा, अब हम पूर्वी घाट पढ़ेंगे। पूर्वी घाट में आपको ये वाला पार्ट पूरा ईस्टर्न घाट है, दिख रहा है, पूर्वी घाट कहते हैं इसको। इसमें क्या क्या चीज है, एक तो जैसे वेस्टर्न घाट है वैसे ही ईस्टर्न घाट है, इसके बिल्कुल सामने है, इसके बीच में मैंने बताया ना, ये देखो नीलगिरी माउंटेन, ये वाला पार्ट नीलगिरी, ये पूर्व ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीचों बीच में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है, ठीक है। तो पूर्वी घाट जो है मेनली जो फैली हुई है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से पश्चिम बंगाल से, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा लेके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु, ये 3-4 राज्यों में मुख्य तौर पर फैली हुई है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो कहती है महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी करीब करीब यहाँ पे कुछ पड़ती है, महेंद्रगिरी है। लेकिन कुछ अन्य बुक्स में इसको जिंदागढ़ा कहा गया है, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शन में जिंदागढ़ा है तो जिंदागढ़ा करना है, और महेंद्रगिरी है तो महेंद्रगिरी करना है। लेकिन अगर जिस ऑप्शन में दोनों होंगे तो आप महेंद्रगिरी के हिसाब से जाए, क्योंकि महेंद्रगिरी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन कौन सी अन्य चोटियां हैं यहाँ पे, अरमाकोंडा है, जिंदागढ़ा मैंने बता दिया, इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करना है। अन्य चोटियां इसकी मलयगिरी है, गड़जात है, नियामगिरी है, नल्ला मलाई है, पालकोंडा, जवादी, सेवरॉय मिला, ये सारे मिलेंगे आपको। सेवरॉय है, जवादी है, पालकोंडा है। अब इसमें ढूंढोगे ना तो मैप के अंदर वो आपको सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार, उसके अंदर मैंने बताया 2 पार्ट, पहले पार्ट था पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा पार्ट है पठारी क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र हमने कर लिया, जिसमें मेनली हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। क्या है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। पठारी पार्ट है, पठार में आपको मिलेगा मेनली जो पठार है इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है दक्कन का पठार, ये वाला पठार, ठीक है। उसके बाद पूर्वी घाट का पठार, पूर्वी घाट का पठार में आपको छोटा नागपुर प्लेटू, ये वाला रीजन होता है पूर्वी वाले पठार में, और शिलोंग वाला प्लेटू, ये भी पूर्व में आता है। इसके बाद मध्य भारत का पठार, ये बुंदेलखंड, मेवाड़, मालवा, बघेलखंड, ये वाला पार्ट, ठीक है। और एक है काठियावाड़ का पठार। काठियावाड़ जो अगर इनको मिला दें, जैसे ये दंडकारिन्या, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया दंडकारिन्या पठार कहाँ पे, एक बार ऐसे भी पूछा गया एग्जाम में कि इनको नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट लगाओ। इसको ध्यान रखना है कि इनके लोकेशन बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सबसे ऊपर है कौन नीचे। जैसे दिख रहा है आपको बुंदेलखंड सबसे टॉप में है, ठीक है। उसके बाद नीचे बघेलखंड की तरफ आ जाओ, छोटा नागपुर यहाँ है, ये ध्यान रखना है, दंडकारिन्या कहाँ है ये ध्यान रखना है, ये सारा तेलंगाना कर्नाटक, ठीक है। तो इनको अगर मिला दिया जाए, दंडकारिन्या, डेक्कन और तेलंगाना कर्नाटक, इन सारे पठार को मिला के इसको कहते हैं काठियावाड़ का पठार, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, हमारा नॉर्दर्न प्लेन हो गया, थार डेजर्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब 2 पार्ट और बचे हमारे, कोस्टल प्लेन और आइसलैंड, ठीक है। यानी जिसको कोस्टल वाले इलाका होता है ना, कोस्टल ये वाला बात, तटीय भाग, और आइलैंड मतलब का मतलब है ये वाले द्वीपीय भाग, ठीक है। क्विकली पढ़ते देखो, सारा फैक्चुअल है, इसको मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समझाने लायक कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एकदम फैक्चुअल चीजें ये आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। अगर हम इधर तटीय वाले पार्ट में चला जाए तो बिल्कुल ये तट वाला पार्ट, ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो पूर्वी कोस्ट और एक पश्चिमी कोस्ट, ठीक। इनको ध्यान रखना है। पूर्वी और पश्चिमी कोस्ट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं पश्चिमी वाला तटीय भाग। इसमें जो क्वेश्चन आता है ये ध्यान रखना कि ये बाउंड्री पूछी जाती है कि कहाँ से कहाँ तक गुजरात प्लेन है, कहाँ से कहाँ तक आपका ये कोंकण वाला है, ये है, इसको पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, तो गुजरात से लेके ये गुजरात है, ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल यहाँ, ठीक है, ये वाला पार्ट यानी महाराष्ट्र का टिप पॉइंट, यानी इसको दीव कहते हैं, दमन एवं दीव तक, दमन दीव तक। तो गुजरात से लेके दमन दीव तक का पार्ट जो है इसको कहते हैं गुजरात का तटीय भाग,
गुजरात प्लेन्स भी कहते थे, गुजरात का तट भी कहते थे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इस दमन दीव से लेके गोवा, यहाँ पे आपका है गोवा, ये वाला पार्ट इसको कहते हैं कोंकण प्लेन। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधे एग्जाम में पूछा गया है कि कोंकण जो प्लेन है या कोंकण तट के मैदान है वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो दमन दीव से लेके गोवा तक। गोवा से लेके ये गोवा है यहाँ पे है आपका मैंगलोर, अब मैप में भी देखेंगे आपको मिल जाएगा मैंगलोर। तो गोवा से लेके मैंगलोर वाला पार्ट इसको कहते हैं कर्नाटका तट, ठीक है, ध्यान रखना। और मैंगलोर से लेके इधर कन्याकुमारी तक का पार्ट कहलाता है मालाबार तट। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मालाबार तट पूर्वी भारत का हिस्सा है, पश्चिमी भाग का हिस्सा है, तो ध्यान रखना है इसको कि पश्चिमी तटीय हिस्सा है मालाबार, जो फैला हुआ है मैंगलोर से लेके इधर कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। इसमें जो है इसको 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करा गया है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, तीनों बता दिए मैंने कहां से कहां तक है। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व वाला पार्ट यानी ये वाला तट, ये इसे भी इसका ऑल्दो डिवीजन क्लियर नहीं है, जैसे वहां तो क्लियर है कि गुजरात से दमन से लेके इस तरीके मैंगलोर गोवा इस तरह क्लियर है, यहाँ पे वह है नहीं। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि पश्चिम बंगाल से लेके ये पश्चिम बंगाल है और ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा के आधे तक ये वाला पार्ट इसको कहते हैं उत्कल कोस्ट यानी उत्कल तट। फिर इसी उड़ीसा से लेके यहाँ तक, यहाँ पे एक पुलिकट झील है, अगर आप मैप में देखोगे तो आप पुलिकट मिल जाएगी यहाँ से। ये वाला पार्ट इसको कहते हैं नॉर्दर्न साइरस, साइकार कहते हैं इसे हिंदी में सरकार भी लिख लेते हैं इसे, सरकार। तो ये वाला पार्ट इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार या नॉर्दर्न साइकर। आगे अगर चलेंगे इधर तमिलनाडु तक, इस पुलिकट झील से यानी आंध्र प्रदेश, ऑल्दो खैर ये जो आंध्र प्रदेश है ये नीचे तक आता है पूरा ही पूरा, तो मैंने बताया ना क्लियर कट डिवीजन नहीं है, बट ऐसा मान लो पुलिकट से लेकर कन्याकुमारी तक इसे कहते हैं कोरोमंडल का कोस्ट, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान दोनों क्लियर हो। अब आखिरी बचा हमारा आइलैंड यानी द्वीप, जिन्हें कहते हैं हम द्वीप। इंडिया में मुख्य तौर पर मेन द्वीप जो है 2 ही है, एक आपका लक्षद्वीप है, दूसरा आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है। इन्हीं को हमने पढ़ना है। तो लक्षद्वीप की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि ये तो ये अरब सागर के अंदर है, ठीक है, मेनली या तो अरब सागर के अंदर ही द्वीप है या आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर द्वीप है। तो लक्षद्वीप आपको कहाँ मिल जाएगा, लक्षद्वीप मिलेगा आपको अरब सागर में इधर, ठीक है। और नीचे ये वाला पार्ट यहाँ ये है आपका मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मालदीव और लक्षद्वीप कह लो, या यहाँ पे एक चीज और है मिनिकॉय, छोटा सा द्वीप है मिनिकॉय और लक्षद्वीप। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि मालदीव और मिनिकॉय को कौन कौन से डिग्री चैनल अलग अलग करता है, तो इसको याद रखना 8 डिग्री चैनल है, ये डिग्री चैनल, और यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल। अब आप सोचोगे 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल क्या है, अक्षांशीय विस्तार है बेसिकली, ये मोटा मोटा मान के चलो। इतना इसको ध्यान रखना है कि कौन से कहां तक है। जैसे मालदीव से लेके मिनिकॉय को अलग अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय से लेके लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार में हम देखेंगे, अंडमान निकोबार को अलग करेगा 10 डिग्री चैनल, जिसको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक। अंडमान निकोबार में दिख रहा है आपको, ये है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है। अंडमान निकोबार में आप देखोगे तो इसमें लगभग 550 द्वीप शामिल है, ठीक है, जिसमें सबसे उत्तर में आपको मिलेगा ये वाला पार्ट नॉर्दर्न अंडमान, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अंडमान को यानी अंडमान निकोबार को, और इसके ऊपर है आपका म्यांमार, इनको अलग अलग कौन सा चैनल करता है, तो यहाँ पे लिखा है कोको चैनल, ठीक है, हिंदी में लिख लेता हूँ उसको, कोको चैनल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार और म्यांमार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो कोको चैनल, इसको ऐसे ही लिख लेना एक बार तो आपको ध्यान में आ जाएगा। और अंडमान निकोबार को याद करेगा अलग अलग करेगा 10 डिग्री चैनल, और अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग अलग करेगा कोको चैनल, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है अंडमान निकोबार न करके सिर्फ अंडमान भी कह देता है, या फिर अंडमान निकोबार कह देता है, ध्यान रखना है, कोको चैनल। और अंडमान में लगभग 550 द्वीप है, ठीक है, मैंने बताया। और निकोबार में, ये निकोबार है, देखो ये निकोबार है, बिल्कुल अलग अलग है, अंडमान ऊपर है, निकोबार ये है। तो निकोबार में लगभग 22 द्वीप है, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप है ये वाला पार्ट, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये वाला पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें ध्यान रखना। ऊंची चोटी की अगर बात करें तो आपको मिल जाएगा कि सैडल पीक जो है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, धुलियार निकोबार की है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धुलियार, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक। कोको चैनल के बारे में मैंने बता दिया कि म्यांमार से अंडमान निकोबार को अलग करता है। और 2 यहाँ पे ज्वालामुखी है, एक तो यहाँ पे है देखो बैरन, इसी के थोड़ा सा इस साइड पे है एक और है नारकोंडम नाम है इसका। नारकोंडम है निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय का मतलब होता है जिसमें मतलब जो वल्कानो है बहुत टाइम से नहीं निकला है,
ठीक है, मतलब अभी इसमें कोई किसी भी तरीके का लावा नहीं निकलता है, इसलिए इसको निष्क्रिय कहा जाता है। बैरन जो है, बैरन में आई थिंक 2007 के बाद आई थिंक आया नहीं आया, लेकिन रिसेंटली इसमें 2007-8 के पास आया था, तो इसलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो याद रखना है कि अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी, एक सक्रिय है निष्क्रिय है, सक्रिय है बैरन और निष्क्रिय है आपका नारकोंडम, ठीक है, ध्यान रखना। 10 डिग्री चैनल मैंने बता दिया, अंडमान निकोबार को अलग करेगा। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है, आपको दिखेगा कौन सा, ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड। इससे भी नीचे आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमने उस टाइम पे जब चरम बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट पढ़े थे तो पढ़ा था कि निकोबार में सबसे निचला पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ये पढ़ लिया, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है, ठीक। उसके बाद ये इंग्लिश में है, इसको अगर आप चाहो तो पढ़ लेना। तो इस तरीके से हमारे 6 के 6 डिवीजन जो है, भारत के जो 6 के 6 मेजर फिजिकल डिवीजन है, ये हमने पढ़ लिए। इसमें आपने देखा होगा तो फैक्चुअल है, ठीक है, इसको एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको याद करना ही एकमात्र जो है आपकी मजबूरी है, ठीक है, इसमें कुछ भी ना समझाया जा सकता, ना कोई शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसका आपको याद करना है तो सिंपल तरीका है, आप मैप खोल के बैठो, जो मैंने बताया उनको ढूंढो, उस तरीके से उसको नोट करो, तब जाके ही ये क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टेट पीसीएस और अन्य सभी ग्रुप सी एग्जाम के लिए एक जीएस का कोर्स है। हालांकि सारे बैच अलग अलग होते हैं, हमारी खासियत ये है कि हमारा स्टेट पीसीएस का बैच अलग है और ग्रुप सी का बैच अलग है। तो इसके अंदर आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, सारे जीएस के अंदर जितने टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अलग अलग टीचर्स हैं हमारे पास, अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं। तो उसके अलावा अगर सिर्फ आपको उत्तराखंड का करना है तो उसके लिए अलग एक मॉड्यूल है, वो भी आप ले सकते हैं। और एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज ये सारी अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको सिर्फ हमारे अचीवर ऐप एक है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर देने हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।